सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, संडे का सेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है टाइमिंग, तो कल 12 बजे सेशन आपको होता है, 12 साढ़े 12 बजे ऑलरेडी अपलोडेड है। साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के स्पेशल इश्यूज आते हैं, तो मैंने कल डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यूएनएससी ऑन हैती, ये भी आईआर का टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है। जेल ब्रेकिंग साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये टॉपिक डिफेंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। आरसीईपी इकोनॉमी और आईआर का टॉपिक है। इकोनॉमी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। पॉली प्रिंसिपल साइंस का टॉपिक है। एस्टिवेशन एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और फिर जो है मेंस का क्वेश्चन है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नोट्स जो आपको बनाना है उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आपको किस तरीके से मेरे जो सेशंस हैं उसके बेसिस पे आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आज का क्वेश्चन देख लो जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है जीएस पेपर 3 के लिए। और ये अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जाके पूरे यूट्यूब में सर्च करो। जो न्यूज़ मैं भी अभी आपके लिए कवर करूँगा, ये न्यूज़ भी मतलब जिस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो उन पर नज़र भी लोगों की नहीं गई होगी। और कैसे प्रश्न बनते हैं ये ध्यान में रखना। किसी न्यूज़ की इम्पोर्टेंस इस बात से नहीं होती कि उसकी साइज़ कितनी है। हो सकता है एक छोटा सा कॉलम हो और उसमें प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाए, और फिर आपका एडिटोरियल और बहुत सारी चीज़ें मान लो वो इम्पोर्टेंट ना हो, तो ये इंपॉर्टेंस बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका बॉर्डर मैनेजमेंट है वो सिर्फ अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ख़त्म करने तक ही सीमित नहीं है। ऐसा क्यों है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और इसका बेसिस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या न्यूज़ है जिस बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए फ्रेम किया है जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 3 का जो प्रश्न है वो आपके लिए ये है। आप अपने आंसर मुझे सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को आप लोग देखो जरूर से डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करो, गूगल स्टोर में आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं ये सब चीज़ें आप फ्री कर सकते हैं। फ्री टेस्ट मिलेगा, ग्राफिक करंट अफेयर्स है, ई बुक है, द हिंदू के मेंस क्वेश्चंस के कंपाइलेशन से, और काफ़ी चीज़ें हैं। एआरसी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। 30% ऑफ है अभी। आप इसको सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, और मैं भी आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास चल रही है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की नया बैच भी आएगा। इसके अलावा आकलन सीरीज आई एम टेकिंग, उसमें 2 पार्ट होंगे। एक एडवांस पार्ट होगा जिसमें मेंटरशिप भी रहेगी, और एक रहेगा जो बिगिनर्स के लिए है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि ठीक है मेरा जो डेली एक आंसर चेक हो जाए, तो वो रहेगा। तो 2 पार्ट में आप कोई है जो उस पर एडवांस मेंटरशिप प्लस पूरा सब कुछ रहेगा उसमें, और टेस्ट सीरीज टाइप रहेगी, प्लस मेंटरशिप भी रहेगी। दोनों चीज़ें हैं उसमें, तो वो आप बन सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो आज या कल में कोर्स आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी मैं बाद में दे दूंगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इजराइल हमस एंड लॉ ऑफ द वॉर। वॉर का लॉ क्या कहता है, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में एक डिस्कशन चलता जा रहा है। हमस की अगर बात करें तो हमस ने जिस तरीके से अटैक किया है ना, तो जिस तरीके से आप कह सकते हो कि हमस के द्वारा एट्रोसिटीज़ की गई हैं, मतलब जिस तरीके से वो एंटर किया, और वो जो दिन था उस दिन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो दिन बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट होता है जो इजरायलीज़ हैं या जूस होते हैं उनके लिए। उसमें वो क्या करते हैं कि मतलब फास्ट रखते हैं। जैसे अभी हमारे मतलब अभी हमारे जैसे चल रहा है जिसमें लोग फास्ट रखते हैं 9 डेज़ के लिए, इसी तरीके से आप क्या जो है उनके उसमें ये फास्ट भी था, प्लस वो उसमें मोबाइल फ़ोन, हथियार और बहुत सारे ऐसे, मान लो कोई पुलिस वाला तो वो हथियार और ये सब टच नहीं करे। मतलब इस टाइप के कुछ ऐसे प्रावधान उनके होते हैं जिस जब वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने फेथ से रिलेटेड है, तो उस उन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। प्लस अपनी जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसको रीड करना, उस समय का फ़ायदा उठा के और हमला किया गया था। तो वो पूरा का पूरा कोई भी उनको ज़्यादा कॉम्बैट मिला नहीं, काउंटर मिला नहीं, और बहुत सारी जो एट्रोसिटीज़ है, बच्चे हैं और वुमेन हैं, उनको मारा गया, हॉस्टेज बना लिया गया। तो एक चीज़ आपको समझना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ वॉर एंड टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक कुछ इसी तरीके से होता है। टेररिस्ट अटैक जैसे मान लो जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको टारगेट करके, मेन टारगेट आपका जो है मेन टारगेट आपका गवर्नमेंट होती है। बट ऑल दो सिविलियन के माध्यम से ही प्रेशर बनाया जाता है, ये टेररिस्ट एक्ट होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। टेररिज्म की रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। एआरसी रिपोर्ट का जो लेक्चर है एक मैंने डाल रखा है, आप लोग उसको जरूर से गो थ्रू हो जाए। यूट्यूब में डाल रखा है कि आपको उसके अलावा और रिपोर्ट्स तो आपको फिर ऐप के अंदर करनी पड़ेंगी।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें थोड़े से लॉज इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि देयर आर 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉज हैं। पहला कि किस कंडीशन में और कब जो कंट्रीज हैं वो मतलब फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, किस कंडीशन में फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज नोन एज जस्ट एड बैलम भी कहते हैं। और ये बेसिकली मतलब ये जो टर्म है इसका आधार ये है कि किस कंडीशन के अंदर जो कंट्रीज हैं वो फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब युद्ध की स्थिति में आ सकती हैं। और ये रेगुलेट किसके माध्यम से होता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के माध्यम से। यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है, या आप मानो कि ये इस चार्टर के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस हैं जिस माध्यम से जो यूएन और उसके मेंबर्स आपके रेगुलेट होते हैं। दूसरा, जो वॉर है किस तरीके से लड़ी जानी चाहिए और कौन कौन से मिलिट्री एक्शंस जो है वो परमिसेबल हैं, इसे बोला जाता है जस्ट इन बेलो। अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली जस्ट एट बैलम, जस्ट इन बेलो न्यूज में था, तो ये किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। इट इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल, ये जो लॉ है उससे रिलेटेड है। और किस पार्ट से, खास तौर से जो वॉर है उस वॉर के कंटेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो ये 2 टर्म्स जो है वो हमें ध्यान में रखना, दीज 2 टर्म्स वी नीड टू नो। दूसरा देखा जाए कि दूसरा पॉइंट इसमें जो इन्होंने हाईलाइट किया है कि मान लो कि जो कंट्री वो जस्टिफाई करती है अंडर द यूएन चार्टर, जिसके माध्यम से वो कह रही है कि हम फोर्स यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जरूरी है कि जस्ट इन वेलो ऑब्लिगेशन, जो सर्टेन ऑब्लिगेशन है उसको वो उन ऑब्लिगेशंस को मीट करना चाहिए। जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये डज नॉट रिलीव अ कंट्री ऑफ इट्स obligations to use such force in accordance with the international law। मतलब जैसे मान लो कह दिया कि वॉर हम करेंगे या फिर हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वॉर और फोर्स का अगर वो इस्तेमाल भी करते हैं, इफ दे आर यूजिंग इट, वॉर या फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दे हैव टू जस्टिफाई। बट जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक मतलब ये नहीं होना चाहिए या फिर फोर्स का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लॉ में परमिसेबल ही नहीं है, इंटरनेशनल लॉ में अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी यूज हो दैट हैज टू बी एज पर द इंटरनेशनल लॉ। फिर जो यूजिंग ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ वॉर इज नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अगर आप हाउ की बात करें कि जो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ध्यान में रखना है कि जैसे जब भी आर्म कन्फ्लिक्ट है तो सिविलियन के लिए किस प्रकार का प्रावधान है, सिविलियन के अगेंस्ट आप यूज नहीं कर सकते, ये सब बातें जो है हाईलाइटेड रहती हैं। तो यू हैव अ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अच्छा देखो, आप ये समझो कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी इन रूल्स रेगुलेशंस और लॉ को नहीं मानेंगे ना, उनके लिए अवॉइड होता है, वो उनके द्वारा अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर एक आर्मी है, एक देश की आर्मी है, तो देश की आर्मी के लिए ये एक जिम्मेदारी है। देश की जब आर्मी की अगर आप बात करोगे तो ये जिम्मेदारी बनती है, दे हैव टू अवॉइड। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो ध्यान में रखना, आर्मी किसी भी देश की हो, दे हैव टू अवॉइड इफ दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो अगर कोई देश है तो उसे जो है इन बातों का ध्यान में रखना है। फिर जो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जिनीवा कन्वेंशन, तो यहाँ पे कंटेन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ कई सारे उस पर भी मेंशन्ड है। जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 और एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी है 1977। तो जो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसमें 3 पार्ट्स आपके आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी पार्टी या ग्रुप है आर्म कन्फ्लिक्ट में है, वो उन्हें ये देखना है कि वॉर की वजह से जो सिविलियंस हैं, दो सिविलियंस आर नॉट सफरिंग। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, सिविलियन पे हमला कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये चीज़ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ एक आर्मी पर एप्लीकेबल होगी। अगर सपोज अगर इसराइल बहुत अधिक, अगर इफ इट इज यूजिंग फोर्स, इट हैज़ टू जस्टिफाई इट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। बट अब देखो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन और ये सब अब वो भी बहुत पोलराइज्ड वे में काम करते हैं, सब इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, तो उसमें वो किस तरीके से एक्ट करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट एज पर द लॉ कोई भी कंट्री है और उसकी आर्मी को दे हैव टू अबाइड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाइल दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट और दे आर इन वॉर की स्थिति में अगर वो बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये आर्म कन्फ्लिक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट
और एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मतलब एक इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है और एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे आर्टिकल 2 जो है जिनीवा कन्वेंशन का, इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में अगर देखा जाए तो ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर और एनी अदर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो जैसे अगर आप इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की बात करो तो उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि मान लो अगर युद्ध की स्थिति 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच में है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल वॉर कन्फ्लिक्ट के रूप में हम उसे कंसिडर जो है वो करेंगे, मतलब इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के रूप में कंसिडर करेंगे। नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस हैं जैसे हमस है इन्वॉल्व इन बैटल विथ गवर्नमेंट फोर्सेस, इजराइल है। So common Article 3 of Geneva Convention applies to NIAC. Thus Israel and Hamas are obliged to oblige इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो देखो दोनों में अंतर समझने का प्रयास करो कि नॉन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट में कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, उनकी आर्मी इन्वॉल्व है, युद्ध की स्थिति है। नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट में क्या है कि आपकी कंट्री भी इन्वॉल्व है और जैसे मान लो कोई नॉन गवर्नमेंट फोर्सेस भी इन्वॉल्व है जैसे हमस है। ऑल्दो हमस गाजा को रूल करती है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल रिकॉग्निशन देखोगे तो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो प्रेसिडेंट है वो अभी खुद ही जॉर्डन में रहते हैं, मतलब जो सारी चीज़ें देखते हैं जिनके अंडर सारी चीज़ें आती हैं ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड है फ़लस्तीन के लिए, उनकी बात ना खुद फ़लस्तीन में कोई मानता है ना कोई मानता, ये चैलेंज होता है। और फिर क्या है कि वो फिर टेंडेंसी है, देखो जनरली जो 2 स्टेट सॉल्यूशन का एक जो मतलब एक रखा गया था और उसमें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्री भी की थी, लेकिन हमस जो है उस पर उसको ये चाहिए कि सब हटाया जाए और हम ही रहे, तो बहुत डिफिकल्ट है। देखो प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप लड़ाई भी करोगे बट इतनी बड़ी फोर्स से आप नहीं मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एक ये अगर एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी इंटरनेशनल और जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशन के अंदर या कोई मध्यस्थता करके दोनों के बीच में बातचीत करा के फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में, और फिर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन जिस पर एग्री भी कर सकते हैं उस पर जाना जरूरी है हो जाता है। लेकिन अब उसमें भी ये भी है कि पॉलिटिकल डायमेंशंस भी बहुत सारे होते हैं, इंटरेस्ट हैं, एस्पिरेशंस हैं, ये भी है। अब हम उसको भी लगेगा कि अगर इस 2 स्टेट सॉल्यूशन में चलेगा तो मेरा जो एजेंडा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आप देखो उसके बड़े बड़े लीडर, कोई कतर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वहाँ जो सिविलियन है वो बहुत अधिक अफेक्ट आपके हो रहे हैं, दे आर मोर अफेक्टेड। तो ये सारी, और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, दे आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यूपीएससी ने भी इस पर प्रश्न पूछा हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स कि उनको आप पैसा दे दो, पैसा आप प्रोवाइड करो, पैसा, सिक्योरिटी, सेफ्टी जो उनके आदमी हैं उनको सारा प्रोवाइड करो, और वो आपके लिए अगर कहीं पे हमला करना है या डिस्टर्बेंस कॉज करना वो आपके लिए करेंगे, या किसी के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लो किसी ने 10-20 गुंडे हायर कर लिए और बोले जाओ वहाँ तोड़ दो, उनको डरा के आ जाओ, जनरली देखो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टूल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब उसको डेवलप करना है, और I2U2 बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। बताओ कमेंट सेक्शन में I2U2 में कौन कौन से देश है। इसराइल का इन्फ्लुएंस भी बहुत इंक्रीज हो रहा था, आपका जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट के अंदर इंक्रीज हो रहा था। अब उसको ख़त्म करना, बिकॉज अगर नहीं ख़त्म किया व्हाट विल हैपन कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस अपने आप रिड्यूस होगा और उनका जो एम्बिशन है यूरेशियन ब्लॉक बनाने का वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है कि ऐसी ऐसी जो रहती हैं जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई कई सारी, उनको फंडिंग दे दी जाती है, लो भाई इतना पैसा लो और जाके तबाही मचा दो, लड़ो जाके। सीरिया में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारी जगह पे हो गया। तो ये, और यूथ को किस बेसिस पर रिक्रूट करेंगे, उसके बेसिस होता है रिक्रूट का, रिलीजियस बेसिस होगा। वो रिलीजन के नाम पे बोलेंगे, बोले ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। यंग एज होता है, यंग ब्लड होता है, तुरंत गर्म हो जाता है, वो पूरा साथ चला जाता है उनको। तो बट जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो बेसिकली बढ़िया उनका एग्रीमेंट होता है और उनका जो है एक पैसा लेके जो भी लेवल पे देखा जाए तो वो रहता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये, अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये बहुत सारे ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल है। दे आर वर्किंग मोर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड केनिया लेड सिक्योरिटी मिशंस टू हैती। हैती देखो अभी क्या है कि
हैती की बात किया जाए तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को उसने अप्रोच भी किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव भी किया है एक फॉरेन मिशन लेड बाय केन्या। मतलब यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके द्वारा ये मिशन आपका रन किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि एक पोर्ट है, हैती के पोर्ट है, जैसे पोर्ट ऑफ आओ प्रिंस करके, ये ज्योग्राफी के लोकेशन में आप लोग याद रखना। तो ये क्या है कि यहाँ आर्म ग्रुप कंट्रोल पहले भी हुआ है, इंक्लूडिंग कैपिटल पोर्ट आओ प्रिंस की अगर बात किया जाए। अभी देखो हैती का लोकेशन देखोगे तो ये हैती का लोकेशन है, दिस इज हैती लोकेशन। ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ये हैती है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये हैती लोकेटेड है, यहीं पे डिस्टर्बेंस है, जैसे कई सारी ऑयल वाली जगहें हैं वहाँ कब्जा कर लिया। देखो यही दिक्कत होती है। आप इस चीज़ को समझो कि किसी भी देश में ना इंडिविजुअल के बेसिस पे चीज़ें रन नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके देश के इंस्टीट्यूशन से स्ट्रांग है ना तो उसका मतलब उसमें डेमोक्रेटिक सेटअप हमेशा बना रहेगा। अब चीज़ें स्टेबल नहीं है ना, कभी किसी की तरफ जा रहा है, कभी जैसे आप पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को देख लो, अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर तरीके से वो उनका डाउन, मतलब हर चीज़ से उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, हर चीज़ में वो पीछे रहेंगे। और कभी भी जो थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट, मतलब आर्मी और जिसने कंट्रोल कर लिया वो तुरंत जाके कू कैरी आउट कर लेगा। वो ये नहीं अंदर से मतलब झेल पाते कि कोई हमें, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम जो है हम अंडर में काम करें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के अंदर काम करना चाहिए। इस प्रकार की थिंकिंग उनकी नहीं रहती। अब जैसे हमारे देश में आर्म फोर्सेस है, उनको पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, देश को रन करने की जिम्मेदारी किसकी है। हमारी जिम्मेदारी जो है, मान लो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके सीएपीएफ है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, एग्रेशन को रोकने के लिए आपके पास आर्मी है, आर्मी नेवी है, एयरफोर्स है। तो उन्हें अपना रोल पता है। दे विल नॉट से कि हम जाके पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें करें। अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पे करना भी है तो दे विल आफ्टर रिटायर होने के बाद वो जाके किसी पार्टी का से जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कर्नल जनरल जो हैं वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आप जुड़ सकते हो या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जुड़ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अपने एम्बिशन को मीट करने के लिए वो जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को ब्रेक करता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ जहाँ पे अगर आप देखो जैसे अफ्रीका के देशों में देखो कई सारे कू कैरी आउट किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी है कि जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को डेवलप नहीं किया गया, वो मेच्योरिटी जो है वो आपकी नहीं लाई गई है। अब आप ही लोग जैसे सिविल सर्विस में कोई आईएएस बनेगा, कोई बड़ी सर्विस में जाएगा, आप ही उन संस्थाओं को हेड करोगे और आपके वैल्यू सिस्टम ही डिटरमाइन करेंगे कि हमारे डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो किस तरीके से आपका रन होता है। ठीक है, तो ये हैती के अंदर ये थोड़ा सा मिशन जो है रन किया जाएगा। और यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है दैट इज G99 फैमिली। ये ग्रुप है, मतलब ये आप मानो कि आर्म्ड ग्रुप है जो कि उनके प्रोटेस्ट भी कर रहा है और जैसे सब्सिडी ख़त्म की वजह से वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। एंड यहाँ पे हैतियन प्राइम मिनिस्टर जो है एरियल हेनरी जो है, उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट भी कहा कि ये इन्होंने कई सारी जगहों पे कब्जा कर रखा है ये जो ग्रुप है, तो इसको हटाने के लिए जो भी पुलिस है उनकी मदद की जाए, ऐसा उनको कहा है। तो जो भी ऑपरेशन है कंडक्ट किया जा रहा है उसमें उनका ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको एक प्रकार से सपोर्ट मिले। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव आपका कर दिया। अब देखो एक चीज़ आप समझो कि इंटरनेशनल लेवल पे व्हेन यू टॉक अबाउट द एट इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये छोटी मोटी जो कंट्रीज है ना उन पे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इनमें बड़े बड़े जो पावर्स हैं उनका कोई कन्फ्लिक्ट क्लैश नहीं करता है। कन्फ्लिक्ट क्लैश कब करता है, जब आप बड़ी जगह पे हो। जैसे अब इसराइल वाला इशू है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं करेगा क्योंकि पोलराइज्ड है, वो रशिया चाइना उसको सपोर्ट करेंगे, यूएस उधर करेगा, तो कोई भी स्टेप होगा उसको वीटो लगा देंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप रेलेवेंस की बात करोगे तो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का रेलेवेंस, लेकिन वो रेलेवेंस इन देशों के लिए जिनके पास खुद के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब आप सच में जो बड़े पावर्स हैं उनके बीच में युद्ध, अब यूक्रेन रशिया का युद्ध है, उसमें इंटरफेयर करते तब इंपॉर्टेंस होती है यूनाइटेड नेशन की। अभी छोटे मोटे जो देश हैं उनमें तो मतलब इतना ऑल दो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप रेलेवेंस की बात करें वो इतना अधिक रेलेवेंस आपका शो नहीं होता। जहाँ पे सही में चैलेंज है, यूक्रेन रशिया युद्ध, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, उसमें भी दो पावर है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, दो पोल्स ऑफ पावर है। उसके बाद इजराइल हमस वाला जो ये चल रहा है, या फिलिस्तीन की बात करो। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे अगर इजराइल हमस का कन्फ्लिक्ट है ना, तो यहाँ पे इंडिया के स्टैंड को आपको समझ में आपको आना चाहिए कि अगर इंडिया हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया फिलिस्तीन के कॉज को एक्सेप्ट नहीं करता है।
इंडिया फ़लस्तीन की कॉज को एक्सेप्ट करता है और ऑफिशियली भी इंडिया ने इस चीज़ को कहा है कि फ़लस्तीन के लिए, मतलब हमने इस पर डिस्कशन भी किया, फ़लस्तीन की कॉज को इंडिया पूरा का पूरा सपोर्ट भी करता है। तो इसी तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको ये नहीं कंसिडर करना है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि मतलब फ़लस्तीन इज़ इक्विवेलेंट टू हमास। वो एक अलग है। फ़लस्तीन की जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है दैट इज़ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पीएलओ जिसे हम कहते हैं, जो कि जनरली अभी खास तौर से देखा जाए, या फिर अभी जैसे फतह करके है, वेस्ट बैंक का रीजन है, वहाँ पे वो रूल कर रहा है वो जो असल में इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनके जो मतलब हेड हैं आप मानो सरकार के, वो तो जॉर्डन में रहते हैं, ये है। तो ये सब स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई फ्रेंच एआई फर्म विस्ट्रल लैंग्वेज मॉडल डिवाइड्स द डेवलपर कम्युनिटी। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए जो टॉपिक निकाला है, इसमें मतलब इसमें और चीज़ें तो पढ़ना नहीं है, बट यहाँ एक कंसेप्ट आता है जेल ब्रेकिंग। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए एक टॉपिक आता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ, बाकी तो कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द जेल ब्रेकिंग। जेल ब्रेकिंग क्या होती है? अब जेल ब्रेकिंग सुनते ही आपको लगेगा प्रिजन रिफॉर्म्स और ये ऐसा, तो ये ऐसा नहीं है। जेल ब्रेकिंग बेसिकली इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ लिंक्ड विद द साइबर सिक्योरिटी पार्ट। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे मान लो एप्पल का फ़ोन है, और एप्पल के फ़ोन में क्या होता है, आईफोन में iOS का इस्तेमाल होता है। अब उसमें जैसे क्या है कि आप उसी ऐप को, जैसे iOS है तो एप्पल स्टोर से जो ऐप होंगे उन्हीं को आप अपलोड कर सकते हो, या ये सारी चीज़ें हैं, है ना, और कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो भी लिमिटेशंस होते हैं डिवाइसेस के, उसको ब्रेक करके और कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर देना, ये जेल ब्रेकिंग होता है। तो जैसे मान लो आप देखो, ये क्या है, फ्लॉज ऑफ द लॉकडाउन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अदर देन व्हाट द मैन्युफैक्चरर्स हैज मेड अवेलेबल फॉर दैट डिवाइस। जैसे iOS के अंदर है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपलोड यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ अवेलेबल एप्पल स्टोर में, अगर वो अवेलेबल होगा, ये चीज़ आपकी रहती है। अब अगर सपोज कि अगर ये स्थिति है और मतलब जेल ब्रेकिंग शब्द का ये मतलब हुआ कि आपने कुछ चेंजेस किए, जो एक आपने कंडीशन लगा रखी कि भाई यही सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं। जेल ब्रेकिंग में वो लिमिटेशन को ब्रेक करके कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर उसको हैक किया जाए, डेटा मैनिपुलेट किया जाए, कुछ भी चीज़ की जा सकती है। तो ये टर्म खास तौर से iOS सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर से गो थ्रू होना। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करना। मैंने ई बुक भी डाल रखी है और भी काफ़ी फ्री कंटेंट डाल रखे हैं, उसका फ़ायदा उठाना। कोर्सेज भी हैं, उसके बारे में भी डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट देखें, स्टडी एस्टिमेट्स काउंट ऑफ यूएई रिक्वायर्ड फॉर द 3 सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें जो जानना है दैट इज बेसिकली अबाउट द 31 MQ9B। तो ये अभी क्योंकि हम यूएस से ले भी रहे हैं, चाइना भी इससे एक्वायर करना चाहता, तो चाइना के पास भी नहीं है, तो इंडिया ने फॉर्मली 31 टॉप ग्रेड MQ9B प्रीडेटर बी ड्रोन्स का इस्तेमाल। अब देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फ्यूचर के अंदर, अभी आप मेरे इन शब्दों को नोट कर सकते हो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इंटरनल सिक्योरिटी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो है रोल इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में। ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रश्न बनेगा फ्यूचर में। तो जैसे मान लो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या हो सकता है। अब आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में क्या होता है कि जो ड्रोन्स हैं चुपचाप उड़ के और चीज़ें ड्रॉप कर देना, आर्म्स एमिनेशन ड्रग्स ऐसा कुछ ड्रॉप कर दिया, ये पॉसिबिलिटी आज के समय में हो रही है। और उनको रोकने के लिए तरीके हैं, ऑल्दो अब कुछ उसमें हम लोग भी इंटरनली डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही है कि जैसे एक एक यूनिक सा चीज़ बताता हूँ। अब एक एक जो ईगल है उसको ट्रेन किया गया है, उसकी उसके सर पे कैमरा टाइप लगा हुआ है, वो ईगल जो है वो फिर जो जो ड्रोन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको ट्रेन किया गया, तो जीव को भी, जो जानवर है उनको भी ट्रेन किया जाता है इस टाइप में। तो ईगल को, बड़ा ईगल होता है तो ड्रोन उसके लिए तो छोटा सा होता है, तो वो गिरा देता है उसको, ट्रेन इस तरीके से किया गया है। और दूसरा फिर बंदूक से मारा जाता है। फिर और भी तरीके होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं ड्रोन। देखो ड्रोन में, बॉर्डर मैनेजमेंट में ड्रोन बेसिकली बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे अगर आप देखोगे, ये सब चीज़ें समझना आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं। अगर अभी शायद अनंतनाग कहाँ हुआ था, एक अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर रीजन पे, तो वो जो जितने भी टेररिस्ट थे ना, वो एक गुफा में घुस गए थे। अब वहाँ पे गुफा में अगर मान लो हमारे आर्म पर्सनल, आर्मी या बीएसएफ वाले जो भी हैं, वो अगर जाएंगे, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी देख रहा होगा, जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि सरवाइव कर पाना, बहुत मुश्किल है।
क्योंकि वो गुफा के अंदर जा रहे हैं, क्या बम लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसको टारगेट करके और उसको वहीं पे मतलब ब्लास्ट कर दिया, और ब्लास्ट करने के बाद जो है, ब्लास्ट करने के बाद वहाँ से फिर वो बाहर निकले, फिर उनको मार दिया गया। ये है। अभी हमस का देखो आप, ये समझना, इस चीज़ को समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। अब आप हमस का एग्जाम्पल लो, हमस में क्या हो रहा है, हमस ने भी क्या किया है, बेसिकली कहा जाता है कि पूरा नेटवर्क बना रखा है, 500 किलोमीटर तक का पूरा इस टाइप का नेटवर्क बना रखा है, अंदर अंदर गुफाएं बना रखी हैं, या आप कह सकते हैं कि टनल्स बना रखी हैं, जो कि जमीन से 30 मीटर नीचे है, 30 मीटर तक नीचे है। अब उसमें देखो ड्रोन का इस्तेमाल तो नहीं, बट हाँ एक रॉकेट होती है उसमें, एक मतलब उसमें 2 रॉकेट होते हैं कंबाइन होके, एक रॉकेट करती है ऐसे नीचे गिरी, गिरने के बाद 30 मीटर तक छेद कर देगी, नीचे तक गई, और फिर पीछे से एमुनेशन वाला आएगा रॉकेट, वहां नीचे जाके ब्लास्ट कर देगा, पूरा टनल ऐसे बर्बाद कर देता है। ये टेक्नोलॉजी इसराइल के ने डेवलप, शायद इसराइल के पास होगी ही, तभी इस पर स्टडी आई है। तो एक ये है। दूसरा आप ये देखो कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जैसे एक जापानीज ड्रोन है, कामिकाजे क्या है नाम, देखना एक बार, उसमें वो एकदम सुसाइड टाइप है, उसको छोड़ा और जाके दूसरी जगह जाके वो एकदम टकरा जाएगा, और टकराने के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। तो चाहे किसी को असैसिनेट करना, मारना है, तो ये तरीका। तो ड्रोन बहुत बड़ा चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, जहाँ पे ह्यूमन जो प्रेजेंस है वो मुश्किल है, वहाँ पे हमें ड्रोन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो हमारे लिए MQ-9B रीपर प्रेडेटर बी ड्रोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा देखना कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अब इसका ये सारा मैंने एक टेबल टाइप दे दिया है, आप लोग चाहो तो रीड कर लेना। इसमें देखो ये वेपन्स ये हैं इसमें, ठीक है, 2 पायलट्स इन द ग्राउंड उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिशन में ह्यूमैनिटी क्या क्या पर्पस है इसका, ये भी थोड़ा जानो। अब इससे ये पता चल जाता है कि ड्रोन्स का यूज क्या क्या हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सर्च और रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर डिफेंस, काउंटर एयर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। अब ये सब देखो, ये बेसिकली एप्लीकेशन भी है ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे मान लो पूछ लिया कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है डिफरेंट एरियाज में, तो ये सब फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। ये PDF आपसे शेयर कर दूंगा, तो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका मूव्स टुवर्ड्स RCEP, बांग्लादेश इन क्यू। अब यही सारी चीज़ें हैं। जो छोटे देश हैं वो देखते हैं यार, इधर से भी फायदा उठा लें, उधर से भी फायदा उठा लें। तो यहाँ टॉपिक का नाम है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगेन अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। कब सेशन अटेंड करते हैं वो जरूर से हाईलाइट करें। संडे का सेशन कल ऑलरेडी हो चुका है, उसको देखें। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि मैंने एक तो जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है वो कल डाल दिया था, आज थर्ड लेक्चर आएगा। तो प्लीज़ एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो बेसिक मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ उसको आप लोग गो थ्रू हो जाएं, आलस ना करें। अगर आप IAS एग्जाम है और किसी भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको जरूर से गो थ्रू, उसको शेयर करें, नोट डाउन करें। हैंड रिटेन नोट्स मैंने बना के और मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा फ़ायदा उठाए, फ़ायदा करेगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ही है, ठीक है। और टेररिज्म वाली ARC रिपोर्ट भी मैंने डाल दी है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब देखो यहाँ पे श्रीलंका मूव्स टुवर्ड्स RCEP, तो अभी फिलहाल के लिए हम RCEP की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब जो श्रीलंका है उसने कहा है कि हमें RCEP का हिस्सा बनेंगे। तो RCEP बेसिकली क्या है, इसमें रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इसमें देखो इंडिया नहीं है, टोटल 15 कंट्रीज हैं। इंडिया ने विड्रॉ किया, क्योंकि आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे देश हैं जो कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, ठीक है। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सब हिस्सा है। इंडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया ने विड्रॉ किया। इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो एक चीज़ और ये भी याद रखना है कि जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये ट्रेड ब्लॉक है। ट्रेड ब्लॉक मतलब देश आपस में हिस्सा है और आपस में वो व्यापार करते हैं। तो कुछ कंडीशंस है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि आपस में हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, व्यापार थोड़ा सा आसान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब एक प्रकार का ट्रेड ब्लॉक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में RCEP भी जिसे हम कहते हैं। मेंबर कंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेंबर अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ द ग्लोबल GDP की अगर बात करें, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज में
ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है इसे आपका विड्रॉ इंडिया ने किया था। इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया था ये इसके नीचे है। पहला तो क्योंकि मतलब अगर हम इस पैक्ट का हिस्सा रहेंगे तो चाइनीज गुड्स हमारे देश में बहुत आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएंगे। फिर उसके बाद और भी कंसर्न थे ई कॉमर्स को लेके, डेटा शेयरिंग और डेटा स्टोरेज से रिलेटेड कई कंसर्न थे। ये भी है कि अगर, और दूसरा ये भी है कि मान लो कि अगर मान लो हम किसी प्रकार का नॉन ट्रेड बैरियर रखते हैं। जैसे एक तो होता है कि अगर आपने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो टैक्स लगा दिया तो उसे हम टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आ रहा है 100 रुपये का है, आपने टैक्स लगा दिया 20%, वो 120 रुपये का हो गया, तो महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे। ये टैरिफ बैरियर्स होता है। एक होता है नॉन टैरिफ, मान लो आपने कह दिया कि ये प्रोडक्ट हम इसको इतना ही लेंगे, तो इसे नॉन टैरिफ बोलते हैं। तो इस पर भी क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री है, वो हमारी डेयरी इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट करती। फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट खूब सारे आ जाते, उस पर हम किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगा पाते। तो ये सब कंसर्न थे, इसलिए इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के कुछ कंसर्न है, ये सेम से पॉइंट्स इसमें जो है लिखे हुए हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान इन बातों को रखना है कि अभी श्रीलंका, फिर उसके बाद बांग्लादेश इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बॉर्डर्स टू हैव रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट, इसी पर मैंने आपके लिए प्रश्न भी बनाया। अब देखो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न हो गए। अब आप देखो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आप देखोगे कि हमस ने कुछ चीज़ें दायर की, क्योंकि जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर की सबसे सेफ्टी और सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इसराइल का माना जाता है। अब उसी में उन्होंने बाईपास कर दिया, तो उनकी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन उठ गया, किस तरीके से कर रहे हैं उसे ब्लास्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। सब कुछ बाईपास करके वो क्रॉस कर गए बहुत सारे तरीकों से। और इस ये भी पॉसिबिलिटी कि कई कई बार जो है रेडिएशंस भी, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी बॉर्डर से क्रॉस कराया जा सकता है, और मतलब जो है फिर काफ़ी नुकसान भी इससे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे कई सारी जगहों पे, ठीक है। तो खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल बॉर्डर के अलोंग ये सब किए जाएंगे। तो आप ये समझो कि रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स भी किए जाएंगे। इट मीन्स व्हाट, ऐसी चीज़ें जो जिसमें जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, जिसका इस्तेमाल हो सकता है कि कोई बहुत ही ऐसे छोटे फॉर्म के न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव बनाने के लिए हो जाए, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेडिएशन डिटेक्टेड डिवाइसेस है। तो जो बॉर्डर्स हैं उसे मात्र आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना, इलीगल माइग्रेशन जो भी होता है, तो सिर्फ आप उसी तक सीमित नहीं हो। हम रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं, जिससे कि इन ऐसे कोई भी चीज़ें हमारे बॉर्डर के अंदर एंटर ना कर सके, ठीक है। इसी पर बेस्ड मैंने प्रश्न आपके लिए बनाया। अभी और काफ़ी सारे टॉपिक हैं, क्वेश्चन रीड कर लो इसको, स्टार्टिंग मैंने रीड किया है। बॉर्डर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस पर डिस्कस करना, 10 नंबर पे लिखना इस पर, ठीक है। इसी पर बेस्ड मैंने प्रश्न जो है ये आज का बनाया मेंस का। अभी मैं आपके लिए आकलन सीरीज आज या कल में लॉन्च कर दूंगा। उसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा जनरली आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हो, है ना, और एक होगा आकलन प्लस मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज, तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो वो उसमें आपका जो मेनली टेस्ट रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे, जो मेंस के टेस्ट होंगे वो भी आपके लिए रहेंगे, प्लस मेंटरशिप भी रहेगी। ग्रुप बनाऊंगा छोटे, उसमें हम लोग का इंटरेक्शन होगा, मैं आपसे, है ना, आपका पूरा रिव्यू करूंगा, सारी चीज़ें रहेंगी, मेंटरशिप टाइप रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा एक बार कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जैसे ऐप के अंदर होगा। और फिलहाल के लिए हम टारगेट करेंगे 24 का मेंस और 25 का मेंस, ये है। दिसंबर तक या नवंबर एंड तक मैं फिर अभी प्रीलिम्स के भी आपके लिए एक एडवांस जो करंट अफेयर्स है उसके टेस्ट पेपर्स भी लेकर आऊँगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग तो आप लोग पढ़ते ही हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो आईआर में बहुत सारी न्यूज़ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इधर ये अर्थक्वेक फिर से आ गया है अफगानिस्तान में, और अजरबैजान वाला पॉइंट है। तो देखो एक तो ये याद रखना कि अफगानिस्तान वाला जो कल मैंने पढ़ा है, कल का न्यूज़ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा है जो कि पेपर में कल आया था, कि अफगानिस्तान के अंदर 6.3 के 2 अर्थक्वेक क्यों आए, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है। रिवर्स फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट और स्लिप स्ट्राइक मैकेनिज्म, ये 3 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। और पामीर नॉट के बेसिस पे, पामीर नॉट है वहाँ पे जो है, और है ना हिंदू कुश, काराकोरम, ये रीजन है। तो किस तरीके से क्यों अर्थक्वेक यहाँ पे आता है। 3 प्लेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट,
कन्वर्जेंस वहाँ पे हो रहा है और इस वजह से ये है। बट वहाँ पे फैक्टर क्या है कि फॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और फॉल्ट की वजह से जो है कैसे 6.3 ऐसा लगातार आ रहा है अर्थक्वेक, और आफ्टर शॉक का कंसेप्ट क्या है, आफ्टर शॉक होता क्या है, इस सब कल के टॉपिक मैंने डिटेल में, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था तो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर से करना। अफगानिस्तान का जो फेनोमेना हुआ है बहुत यूनिक है। अफगानिस्तान में जो आपका अर्थक्वेक आया है ना, वो बहुत यूनिक फेनोमेना है, ये ध्यान में रखना। अब दूसरी चीज़ है ये सीपेक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब तो पढ़ा रखा है मैंने। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आप देखोगे तो ये जैसे कसगर रीजन से लेके, ये कसगर का इलाका है और यहाँ से लेके गोदर पोर्ट है। अब ये देखोगे इंडिया के बहुत ही क्लोज है ये, है ना, पूरा रीजन है। इधर से ये लोग चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहे हैं, तभी म्यांमार पे पूरा अपना प्रेजेंस बना लिया है चाइना ने अच्छा खासा। इससे हमारा एक्सटेंशन यहाँ रुक जाएगा, हमारा एक्सटेंशन यहाँ रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग ये अभी फिलहाल के लिए इसलिए हम लोग इस तरीके से जो है डेवलप होके और आगे तक जा रहे हैं, है ना। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिससे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को बाईपास किया जा सके, इसे लिमिट किया जाए। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो ये इसकी समिट है उसको भी इंडिया अटेंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स चाइना के साथ हम नहीं हैं। तो यही सब लड़ाई है। इजराइल में भी जो कुछ हो रहा है ना, वो इसी के पीछे ही है, यही बड़ा फैक्टर है जिसमें फिर सारी चीज़ें हुई हैं, ऑल्दो कॉज अलग से बताया गया। फिर नागोर्नो काराबाख पे मैंने चर्चा कर रखी है आप लोगों से, ठीक है। ये रीजन लोकेटेड है, लेक सिवान याद रखना। एक कॉरिडोर लचिन कॉरिडोर, बताओ लचिन कॉरिडोर कहाँ पे है, ठीक है। ये लेक सिवान याद रखना, उसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान है, ये आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में CSTO बताओ क्या है, CSTO के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यू क्वांटम इंजन्स डज वर्क। अब देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आपको देखना मेंस में प्रश्न अभी जल्द आने वाले हैं, जब ये कमिंग ईयर्स में मेंस होगा ना 24-25 और इन सब में क्वांटम टेक्नोलॉजी के कई एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आपके लिए आएंगे। पिछले साल भी आप देखोगे नोबेल प्राइज क्वांटम इंटेंगलमेंट और इन सब में मिला था, इस बार भी नोबेल प्राइज देखोगे तो उसी फील्ड में इनडायरेक्टली मिला है ना। तो वो याद आपको रखना, उस पर जो भी जिस फील्ड में है उस पर मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। तो अभी फिलहाल के लिए बहुत ही टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार इसको सुनने का प्रयास करो, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको समझाने का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे इसमें मेंस का क्वेश्चन तो मुश्किल है, प्रीलिम्स का साइंस का प्रश्न बढ़िया बन सकता है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के पेज में हिंदू के अंदर आया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहली चीज आप इस चीज को समझो कि जैसे मान लो इंसान की बॉडी सेल की बनी होती है, ऐसे कोई भी मटेरियल है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एक तरीके से सबसे मतलब एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है एटम है। अब एटम के अंदर भी आपका क्या होता है, जैसे आपके पास न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो क्वांटम जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, वो क्या होता है, ये बेस्ड किस पर होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है। यहाँ सब एटॉमिक का मतलब हो गया जैसे एटम, और नीचे जो है सब एटॉमिक मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इनसे छोटे भी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होता है। अब यहाँ पे जर्मनी के जो फिजिसिस्ट, मतलब जो फिजिक्स वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कैसे एनर्जी जो डिफरेंस है बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम इनटू वर्क। यहाँ पे कहा गया कि कन्वर्ट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इनटू वर्क। अब ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, क्या बोल रहा है यही थोड़ा सा मन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक पर्सन है रामू, एक दूसरा पर्सन है श्यामू, ठीक है। आप ऐसे समझो कि एक ये रामू है, ठीक है, दूसरा पर्सन है श्यामू, इसका नाम रामू है, इसका नाम श्यामू है, ये जयपुर में रहता है, ये जो है ये जो है जोधपुर में रहता है। इसकी कॉलोनी का नाम श्याम नगर है, ठीक है। इसकी कॉलोनी का नाम रामनगर है। इसके घर का नंबर 122 है, इसके घर का नंबर 132 है, ठीक है। ये चार इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको श्यामू के बारे में पता चल जाएगा, इन चार इंफॉर्मेशन के बेसिस में आपको रामू के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि कोई भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं वो बेसिकली क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, जिसके बेसिस में आप उसके बारे में बता सको, वो हमें पता चलती है।
ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि क्वांटम जो नंबर्स होंगे वो बताएंगे, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है उसके जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होंगे, दे विल टेल अस कि अच्छा ये इसका ये लोकेशन यह है, इसका एनर्जी स्टेट इतना है, ये सारी जानकारी जो है हमें उसके बेसिस पे मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि खास तौर से अगर देखा जाए कि जो डिवाइस है इट अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियर क्लासिफिकेशन क्लासिकल इंजन टू द सब एटॉमिक रेल्म, गिविंग फिजिसिस्ट अ वे टू स्टडी the nascent field of quantum thermodynamics in more detail as well as possible build better quantum computers। तो यहाँ पे जैसे खास तौर से जो यहाँ पे एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाना, अब एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना क्लासिकल इंजन जैसे नॉर्मल गाड़ी वाले इंजन हैं, एनर्जी जनरेट पेट्रोल डीजल से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे इंजन काम करता है और इंजन फिर मतलब गाड़ी चलाने में मतलब वर्क आपका हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल में जो एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट है अलग अलग, मान लो एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल दो अलग अलग पोजीशन पे है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी, उस एनर्जी डिफरेंस का इस्तेमाल करके वर्क डन कर पाना या कोई चीज कर पाना, तो ये चीज स्टडी की जा रही, इस पर सक्सेसफुल हम हो रहे हैं, जो कि फर्दर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल हो सकता है। अब इसमें कहा गया कि एक कंसेप्ट है पॉली प्रिंसिपल्स, तो आप बस याद रखना पॉली प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, खास तौर से क्वांटम से रिलेटेड है ना। तो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन्हें या तो फेरिमॉन्स में या बोसॉन है, ये मतलब छोटे पार्टिकल्स हैं, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे कैन बी फेरिमॉन्स फेर्मियंस और बोसॉन्स के रूप में हो सकते हैं। फेर्मियंस की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के, बोसॉन्स की बात करें तो जो दे कैरी द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इस दीवार में क्या है अलग अलग ईंटें लगे हुए हैं, तो आप ये मानो कि जो दीवार के ईंटें हैं ना, ये दीवार के ईंटें जो है एक तरीके से जैसे कोई भी मैटर है, उस मैटर में फेर्मियंस जो बेसिकली होते हैं वो क्या होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे दीवार में ईंट है, वो बिल्डिंग वो उसको बना रहे हैं, और इनके बीच में जो सीमेंट है, ईंट के बीच की जो सीमेंट है वो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो फेर्मियंस क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, और बोसॉन्स क्या है, जो फोर्स हैं दो, जो कि इन दो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच में एक्ट करता है। तो बस ये टर्म याद रखना है, रिसेंटली न्यूज में था, फेर्मियंस क्या होते हैं और बोसॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बोसॉन्स जो है दे कैरी द फोर्स, अपने साथ जो फोर्स है दे कैरी बिटवीन देम, ठीक है, द फोर्स दैट दे कैरी बिटवीन देम। तो जब भी कोई पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स अगर उन्हें बहुत ही मतलब ठंडा किया जाए, एब्सोल्यूट जीरो तक के टेम्परेचर तक ठंडा किया जाए, तो उनका जो क्वांटम नेचर है कम इनटू द फोर, दे वुड ऑल लाइक टू हैव द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल बट दे कांट। दिस इज नोन एज पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि कोई भी पार्टिकल्स अगर उसको आप बहुत लो टेम्परेचर पे कूल करते हो, जिससे कि जो उनका क्वांटम जो नेचर है दैट चेंजेस एंड दे वुड ऑल लाइक टू हैव द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल, तो ये क्या है, बट ऐसा नहीं होता है, इसी को कहा जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, मतलब आपने क्या किया कि कुछ पार्टिकल्स उनको कूल किया, ठंडा किया, और आप ये चाह रहे हो कि सारे के सारे जो है एक स्टेट में रीच कर जाएं, जिनकी एनर्जी बहुत ही कम हो, उस एक स्टेट में सिमिलर स्टेट में रीच कर जाए, बट ऐसा नहीं होता है, इसी को पॉली एक्सक्लूजन भी कहते हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डिफर करते हैं बाय 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जैसे इसमें जैसे हमारा और आपका आधार कार्ड है, उसमें हो सकता है स्टार्टिंग के डिजिट सेम हो, लास्ट के डिजिट अंतर होते हैं। तो अभी मैंने रामू श्यामू का एग्जांपल दिया कि वो एक शहर अलग, वो दूसरे शहर में, वो उसका घर का एड्रेस अलग, उसका अलग, गली का नाम अलग, उसका गली का नाम अलग, तो चारों चीज़ें दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगी। ऐसे ही एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बेसिस में हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये कहा गया कि कोई भी दो पार्टिकल्स में सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, इसे भी पॉली एक्सक्लूजन, मतलब ये भी पॉली एक्सक्लूजन के अंदर ही आता है। तो एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट इन अ गिवन सिस्टम नो टू पार्टिकल्स कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब जैसे रामू श्यामू है, तो रामू श्यामू एक जोधपुर में है, जो जयपुर में है, एक के घर का एड्रेस 122 है, एक का 132 है, एक जो है एक श्यामनगर में रह रहा है, दूसरा रामनगर में रह रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब तीनों चीजें तीनों की डिफरेंट है। अब क्योंकि दो डिफरेंट लोग हैं तो इनका एड्रेस, सिटी, सब कुछ डिफरेंट है, सेम नहीं हो सकती, प्रोवाइडेड वो एक ही भाई बहन हो या भाई भाई हो, तो अब अलग बात है। ऐसे ही कई पार्टिकल्स जो एटम में प्रेजेंट होते हैं उनके जो क्वांटम नंबर्स है वो एकदम सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज भी पॉली एक्सक्लूजन के अंदर आपकी आती है। तो जितने भी फेरिमॉन्स पार्टिकल्स हैं
मतलब मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया दीवार के अंदर जो ब्रिक्स हैं तो वो दीवार को बना रहे, ऐसे ही मैटर को बनाने के लिए जो है वो है फेरिमॉन्स, फेर्मियंस, ठीक है, फेर्मियंस जो है तो ये इस रूल से बाउंड होते हैं। रादर बोसॉन जो है वो इस रूल से, जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं दे आर, या बोसॉन्स जो है दे आर नॉट बाउंड बाय दिस, ठीक है, ये चीज आपका नहीं होता। तो यहाँ पे तो क्लासिकल जो इंजन है, जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। जैसे जैसे कार के अंदर कोई इंजन है ना, तो वो फ्यूल बर्न होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके बाद फिर वर्क डन होगा, गाड़ी मूव करेगी, ये चीज़ आपकी होती है, ठीक है, पूरा इंजन का सेटअप आपका पूरा पर रहता है। अब इसी तरीके से कहा गया कि जो क्वांटम इंजन है और व्हाट द रिसर्चर्स आर कॉलिंग अ पॉली इंजन हैव अ सिमिलर सेट ऑफ 4 स्टेप। फर्स्ट, द एटम कलेक्टेड इन द ट्रैप्स आर कंप्रेस्ड and kept in bosonic state. Second, the strength of a magnetic field applied on the atom is increased by a small amount. बहुत ही टेक्निकल है बट समझने का कोशिश करो। पहली चीज आप समझो कि रिसेंटली न्यूज में पॉली इंजन था, क्या ये किससे रिलेटेड है? तो बेसिक चीज याद रखना, पॉली इंजन अगर न्यूज में था तो ये रिलेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी से है, ये फैक्ट याद रखना। अब इसमें ये दूसरा इसमें कहा गया कि जैसे मान लो कि जो एटम्स है दे आर, मतलब जो एटम्स है वो कलेक्ट करना, ठीक है, एटम्स दे आर कलेक्टेड, लाइक दीज आर द एटम्स, कलेक्ट करना, देन दे आर कलेक्टेड, कलेक्टेड के बाद क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, दीज एटम्स आर कलेक्टेड, देन दे आर कंप्रेस्ड, मान लो ये कलेक्ट किया गया, दीज एटम्स आर कलेक्टेड एंड देन दे आर कंप्रेस्ड। उसके बाद क्या है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, फिर इसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, दूसरा स्टेज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, फिर उसके बाद एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, तो मतलब आप कह सकते हो कि जो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन है, फील्ड के बीच में की वजह से वो उनका जो स्टेज है वो चेंज आपका होगा। तो यहाँ पे एंड मतलब जैसे इसमें ये कहा गया कि ये जो कंडीशन है इससे क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से इट विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल। अब जितना जैसे जनरली ये होता है कि क्वांटम स्टेट्स में कि जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस, तो अगर आप एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देते हो, जिसे हम पॉली इंजन भी कहते हैं, तो फिर हम उसका एप्लीकेशन भी कई जगह पे कर सकते हैं। तो कंप्रेशन अप्लाइड इन द फर्स्ट स्टेप, जो कंप्रेशन आपने अप्लाई किया उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो भी रिड्यूस किया जाता है, और जो एनर्जी है एटम्स का जो इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप, ये वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स व्हाट, अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल चीज, अब सिंपल सी बात ये बोली गई कि जैसे नॉर्मल इंजन काम कर रहा है, क्लासिकल ट्रेडिशनल इंजन जिसमें एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसे ही पॉली इंजन्स या क्वांटम इंजन्स को भी उसमें एटम की एनर्जी के लेवल को बढ़ा के और उसको किसी पर्पस के लिए, ये वर्क पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्यूचर में ये जो चीज़ है इसको स्टडी करके काफ़ी सारी हमें जो है मतलब जो एप्लीकेशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी के उसके बारे में काफ़ी हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं एस्टिवेशन समर अर्थ टू नैप। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे एक टर्म होता है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जैसे एक टर्म होता है हाइबरनेशन। एनवायरनमेंट का बेसिक लेक्चर मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ, 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के अंदर, प्लीज़ उसको गो थ्रू होना, हैंड रिटन नोट्स है, बढ़िया नोट्स बना लोगे आपके लिए आसानी होगी, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू आप लोग हो जाना, फिर एडवांस टॉपिक्स उसके बाद ही कराने में मजा आएगा। अब इसमें देखो एस्टिवेशन शब्द का क्या मतलब होता है, जनरली जैसे हाइबरनेशन होता है, ठंड के टाइम कई जीव सो जाते हैं, है ना, जैसे स्नेक होते हैं तो ठंड के टाइम पे आपको नहीं दिखेंगे, वो सोते रहते हैं, बियर है, रैट्स है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है समर के टाइम पे तो वो हाइबरनेट करते हैं, मतलब वो फिर सोते रहते हैं, है ना, एक तरीके से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। तो समर के टाइम पे जो जीव ऐसे करते हैं उन्हें उसको हम टेक्निकल शब्द में एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक जो एनवायरनमेंट का लेक्चर यूट्यूब में ही पढ़ा हुआ है, पहला लेक्चर था, उसमें मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस। बताना कंसेप्ट में क्या होता है, लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, उसमें लिबिग लॉ भी पढ़ाया था और एक शिफॉर्ड लॉ करके है उसको भी पढ़ाया हुआ है। ये एनवायरनमेंट के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पता होना चाहिए, तो ये कवर कराया है मैंने, एक बार गो थ्रू होकर लेक्चर में देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जब जैसे काफ़ी सारे जीव हैं इसमें दे रखा है कि कौन कौन यूज़ करते हैं, जैसे मान लो वेस्ट अफ्रीका लंग फेस, ठीक है, उसके अलावा आपका कॉकून्स, डेजर्ट टॉर्टॉइज, और ये सब जो है हॉट समर में भरी दोपहरी में, मतलब ये लोग बाहर नहीं निकलते, वहीं पे हाइबरनेट करते आपके रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सेंड करना, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करना। ये सारा फ्री कंटेंट उसमें आपको मिलेगा, फ्री टेस्ट, ग्राफिक, करंट अफेयर्स, ई बुक, मैगजीन भी मिल जाएगी आपको सितंबर वाली, या gsreporter.com में। इसकी वेबसाइट का नाम भी अभी चेंज हो जाएगा, नई वेबसाइट सौरभ पांडे UPSC.com नाम से आएगी। हिंदू मेंस क्वेश्चंस की कंपाइलेशंस आप लोग दे सकते हैं। ARC का कोर्स चल रहा है, दूसरा कोर्स अभी एक और आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ये कोर्स आपका काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, गो थ्रू हो जाना, ऐप के अंदर ही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल की आज क्लास है 11 बजे होगी, तो वो भी आप लोग गो थ्रू होना। तो ये सब आज के लिए था। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस में सेशन देखें, और जितना हो सके सेशन को आप लोग शेयर जरूर से करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।